मारो मारो मारो, आज तो ऐसे मार ही डालो। हाँ मार दो ऐसे। मारो मारो मारो। डूब मरी कुएं में, अब तो इसकी लाश ही पानी पर तैरती नजर आएगी। आओ अब गांव लौट चलें। अरे कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? कहीं डूब तो नहीं गई? रोशन ये कह ही रहा होता है कि तभी वह लड़की पानी के ऊपर आ जाती है। उसे जिंदा देखकर रोशन की जान में जान आती है और वो कहता है, शुक्र भगवान का तुम जिंदा हो, मैं तो डर ही गया था। आओ तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। यह कहकर रोशन कुएं में रस्सी डाल देता है और लड़की रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आती है। फिर रोशन उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये गांव वाले तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? मैं एक अनाथ हूँ और इसीलिए इधर उधर भटकती रहती हूँ। ये गांव वाले मुझे डायन समझकर परेशान करते हैं। यह कहकर लड़की रोने लगती है और रोशन को उस पर तरस आ जाता है। वो लड़की से कहता है, तुम्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि तुम डायन हो सकती हो। तुम तो स्वर्ग की अप्सरा लगती हो। पर ये गांव वाले इस बात को नहीं समझते हैं ना। उनकी बातें छोड़ो, देखो अगर तुम अनाथ हो तो मेरे गांव चलकर मेरे घर में रह सकती हो। घर में मेरी माँ भी है, बोलो चलोगी? हाँ हाँ चलूंगी। लड़की के यह कहने पर रोशन उसे अपने गांव में ले आता है। लड़की को देखते ही रोशन की माँ कहती है, लड़की तो लाखों में एक है। क्या नाम है बेटी तेरा? मेरा नाम रूपा है माँ जी। बहुत अच्छा नाम है, तुम्हारे जैसी रूपवती का यही नाम होना चाहिए। तभी रोशन अपनी माँ को एक तरफ ले जाकर कहता है, अरे माँ, ये अनाथ लड़की है, अब हमारे घर पर ही रहेगी। तूने ये क्या किया बेटा? अजनबी जवान और खूबसूरत लड़की को हम घर में रखेंगे तो जात बिरादरी वाले क्या कहेंगे? फिर अब मैं क्या करूँ माँ? अरे अब तू कुछ मत कर, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा बेटा। अब इस अनाथ को ठोकरे खाने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते ना। सरिता रूपा को लेकर कई दिनों तक बहुत सोच विचार करती है और फिर अंत में रोशन के साथ उसकी शादी करवा देती है। एक दिन रूपा रसोई घर में चाय बना रही होती है कि तभी उसकी सांस फूलने लगती है। अब तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है। जितना जल्दी हो सके पानी में जाना होगा। ये कहकर रूपा नदी की तरफ भाग लेती है। अरे ये एकाएक बहू को क्या हो गया? देख तो कहाँ भागी जा रही है। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ माँ। यह कहकर रोशन भी उसके पीछे पीछे भागता है। रूपा भागते हुए सीधे नदी में कूद जाती है। रूपा रूपा, जल्दी से पानी से बाहर आओ। खुद आ जाओगी या मुझे ही नदी में कूदना पड़ेगा? रोशन के ये कहने पर कुछ देर बाद रूपा खुद ही नदी से बाहर आ जाती है। रूपा, तुम पागलों की तरह भाग भाग कर नदी में क्यों कूद जाती हो? मुझसे या मेरी माँ से तो कोई भूल नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, आप दोनों से कोई भूल नहीं हुई है। जो हुआ उसे भूल जाइए। चलिए घर चलते हैं। अगले दिन रोशन और रूपा हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से रूपा का दम घुटने लगता है। सांस नहीं ली जा रही है। क्या हुआ रूपा? कुछ तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास लेकर चलूं? नहीं नहीं, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे जल्दी से पानी में जाना पड़ेगा। यह कहकर रूपा नदी की तरफ भाग लेती है और फिर रोशन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। पता नहीं कब तक भागना पड़ेगा इसके पीछे। रूपा भागते भागते नदी में कूद जाती है और तभी रोशन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। रूपा कुछ देर बाद पानी के अंदर रहकर नदी से बाहर आ जाती है। रूपा, तुम बार बार नदी में नहाने के लिए बेचैन क्यों उठती हो? कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर है। बताओ रूपा, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? रोशन की ये बात सुनकर रूपा कहती है, क्या मेरी इस मजबूरी को जानना जरूरी है आपको? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है रूपा, तभी तो पूछ रहा हूँ। यह सुनकर रूपा कहती है, अगर यही बात है तो सुनिए, मैं एक जलपरी हूँ। मुझे सांस लेने के लिए 24 घंटों में एक बार पानी में जरूर आना पड़ता है। अगर ना हूँ तो दम घुटने लगता है। यह सच जानकर रोशन कुछ देर के लिए हैरानी में पड़ जाता है। क्या हुआ? मेरी सच्चाई जानकर मुझसे नफरत होने लगी ना? क्या अब आप भी मुझे छोड़ देंगे? तुम्हें तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूं और मरकर भी नफरत ना करूं। चलो अब घर चले, माँ परेशान हो रही होगी। उस दिन के बाद रोशन रूपा को नदी में जाने से नहीं रोकता। रूपा रोज ही नदी में नहाने जाती है और फिर इसी दौरान मोंटी नाम का एक मनचला उसके पीछे पड़ जाता है।
कसम पैदा करने वाले की भाभी, तुम तो गुलाब की कोमल कली हो। नदी में नहाकर तो और भी प्यासा लगती हो। देखो मोंटी, मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। कसम पैदा करने वाले की दूर रहने की बात मत करो भाभी। हम तो तुम्हें साथ लेकर नदी में डूबने की तमन्ना रखते हैं। मोंटी की बात सुनकर उसके साथी हंसते हुए कहते हैं, अरे मान जाओ भाभी, मान जाओ। इसका मन रखने के लिए ही इसके साथ नदी में 2 डुबकियां लगा लो। चुप करो बदमाशों, मुझे जाने दो। कसम पैदा करने वाले की भाभी, जाना है तो शौक से जाओ, पर इतना याद रखना कि तेरे साथ नदी में नहाने की तमन्ना तो एक दिन मैं जरूर पूरी करूंगा। कुछ दिन बाद एक रात रूपा और रोशन सोए हुए होते हैं कि अचानक ही रूपा की सांस रुकने लगती है। सांस लेना तो मुश्किल हो रहा है। लगता है अभी के अभी नदी पर जाना होगा, वरना मर जाऊंगी मैं। यह कहकर रूपा रात में ही नदी की तरफ भागने लगती है और भागते भागते नदी में कूद जाती है। वो कुछ देर पानी में रहकर नदी से बाहर आती है तो मोंटी और उसके दोस्त उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। कसम पैदा करने वाले की भाभी, आज तो तुझे हमारे साथ नहाना ही पड़ेगा। इतनी रात में चीखो चीखो चिल्लाओगी तो भी तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे घर जाने दो मोंटी, मेरा पति मेरी राह देख रहा होगा, प्लीज। कसम पैदा करने वाले की, तेरे बहाने आज नहीं चलेंगे। अब तो वही होगा जो ये मोंटी चाहेगा। यह कहकर मोंटी रूपा को जबरन अपनी बाहों में उठा लेता है। बोलो, अब क्या कर लोगी? उस्ताद, अब खड़े मत रहो, जल्दी से नदी में कूद जाओ। यह सुनते ही मोंटी रूपा को लेकर नदी में कूद जाता है और फिर अचानक ही रूपा पानी में कहीं गायब हो जाती है। कसम पैदा करने वाले की भाभी तो कहीं गायब हो गई। कहीं डूब वूब तो नहीं गई उस्ताद? मोंटी का साथी ये कह ही रहा होता है कि तभी रूपा पानी के ऊपर आ जाती है। लो, आ गए उस्ताद। लगता है तैरने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। मैं अब भी कहती हूँ कि मुझे जाने दो। मोंटी, मुझसे छेड़छाड़ महंगी पड़ सकती है तुम्हें। कसम पैदा करने वाले की, जितनी महंगी पड़ती है पड़ जाए, आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। यह कहकर मोंटी रूपा को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो पानी की गहराई में उतर जाती है और फिर एकाएक मोंटी पानी के नीचे जाने लगता है। कसम पैदा करने वाले की, कोई मुझे पानी से नीचे खींच रहा है, जल्दी से कुछ करो। फिर देखते ही देखते मोंटी भी गायब हो जाता है और यह देखकर उसके साथी चिल्लाने लगते हैं, उस्ताद, मोंटी उस्ताद, कहाँ खो गए उस्ताद? कुछ देर बाद रूपा तो नदी से बाहर आ जाती है, मगर मोंटी नदी के अंदर ही रह जाता है। अगले दिन मोंटी की लाश पानी में तैरती हुई मिलती है और यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। मोंटी के साथी सरपंच से कहते हैं, हमारे उस्ताद को सरिता की बहू रूपा ने नदी में डुबाकर मारा है सरपंच जी। वो आधी रात को नदी में नहाने गई थी, उसने हमारी आंखों के सामने मोंटी को नदी में डुबोया था। उनकी बात सुनकर सरपंच कुछ गांव वालों को साथ लेकर सरिता के घर जाता है। तुम्हारी बहू ने मोंटी को नदी में डुबोकर मार डाला है सरिता भाभी, अब वो इस गांव में नहीं रह सकती। यह सुनकर सरिता चौंक जाती है और सरपंच से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? भला मेरी बहू रात को नदी पर क्या करने जाएगी? वो नदी में नहाने गई थी, हमने अपनी आँखों से देखा है। तभी रूपा वहां आकर सरपंच को सारी असलियत बता देती है और असलियत सामने आने पर सरपंच कहता है, अच्छा ही हुआ बदमाश मर गया, उसे बहू के साथ जबरदस्ती करने का सही फल मिला। मगर सरिता भाभी, अपनी बहू से कह दो कि गैर वक्त नदी पर भूलकर भी ना जाए। यह कहकर सरपंच वहां से चला जाता है और सरिता आग बबूला होकर रूपा से कहती है, बता, तू बार बार नदी में नहाने क्यों जाती है? और तू आधी रात को नदी पर क्या गुल खिलाने गई थी? हाँ? सरिता को इस तरह गुस्सा करते देख रोशन उसे रूपा के बारे में सब कुछ सच बता देता है और फिर सरिता हैरानी से कहती है, क्या कहा? मेरी बहू जलपरी है और पानी के बिना नहीं रह सकती? हाँ माँ जी। तो फिर तुझे अपने घर पर ही पानी मिलेगा, नदी पर भूल कर भी कभी मत जाना। ये सच सामने आते ही सरिता रूपा के लिए शीशे का बना एक हेलमेट घर लेकर आती है और फिर रूपा को अपने पास बुलाकर कहती है, बहू ये लो, ये हेलमेट सिर पर पहन लो और रोशन तुम ऊपर से इसमें पानी डालो। रूपा सिर पर हेलमेट पहन लेती है और रोशन ऊपर से उसमें पानी भर देता है।
इस तरह रूपा को सांस लेने के लिए घर में ही पानी मिल जाता है और उस दिन के बाद वो कभी नदी पर नहीं जाती।